हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस क्लास में। दोस्तों, ये जो है हम लोग का मध्यकालीन भारत का पहला क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बीपीएससी में निश्चित है 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में जो है हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः मध्यकालीन भारत में जितनी भी रचनाएं हुई हैं, खास करके अरबी और फारसी लेखकों द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचना पढ़ेंगे, रचनाकार पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग उस रचना में क्या विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो आइए देखिए, मध्यकालीन भारत में जो हमारा साहित्यिक स्रोत है ये मुख्यतः है क्या। तो देखिए 2-3 बातें हैं साहित्यिक स्रोत में। पहला तो उस समय के इतिहासकारों द्वारा रचित इतिहास है, उस समय के इतिहासकारों द्वारा रचित इतिहास है। दूसरा, जितने भी विदेशी यात्री आए मध्यकालीन भारत में उनका यात्रा वृतांत है। और तीसरा, उस समय जितने भी शासक थे उनकी अपनी आत्मकथा है। यानी 3 उस समय रचित इतिहास। ठीक, दूसरा सुल्तानों का क्या बोला था, आत्मकथा, और तीसरा यात्रियों का विवरण। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी प्रशस्ति वगैरह जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग वहीं पढ़ाई करेंगे जो हमारे परीक्षाओं में पूछेगा। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं एक ये हम लोग का कॉलम हुआ जिसमें रचना कौन कौन सी रचना है वो है, और दूसरा रचनाकार कौन कौन है, और तीसरा जो है भाई विषय वस्तु कौन है। तो देखिए पहला पुस्तक जो है हम लोगों का, उसका नाम है तारिख ए यामीनी। क्या? तारिख ए यामीनी। देखिए यामिनी में यहां देखिए तारिख ए यामिनी, ये जो है यानी यामिनी राजवंश के बारे में इतिहास है भैया। तारिख ए यामिनी लिखा है कौन? उत्बी लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो अरबी में लिखा है। किस भाषा में? तारिख यामिनी को लिखा है अरबी भाषा में लिखा है। क्योंकि यामिनी वंश के बारे में, तो यामिनी वंश के बारे में महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन ही है। अल्पतगीन वगैरह है इसमें, लेकिन मुख्यतः इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तारिख यामिनी में। किसके द्वारा? उत्बी के द्वारा। ठीक, पहला हम लोग का पुस्तक क्लियर, पहला पुस्तक क्लियर हो गया। आप याद कर लीजिए, तारिख ए यामिनी उत्बी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तारिख ए यामिनी उत्बी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पुस्तक है हम लोग का तारिख ए मसूदी। ये देखिए यहां पे है तारिख ए मसूदी, बैहाकी द्वारा लिखा गया है। तारिख ए मसूदी किसके द्वारा लिखा गया है? बैहाकी के द्वारा लिखा गया है। और बैहाकी भी जो है महमूद गजनवी के दरबार में था। बैहाकी भी जो है महमूद गजनवी के दरबार में था। इस वजह से इस पुस्तक में भी महमूद गजनवी के इतिहास का पता चलता है। तारीख यामिनी से भी गजनवी और उसके बाप का मिलता है, लेकिन तारीख मसूदी से गजनवी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, एक प्रश्न यहां से आता है हम लोगों का कि बैहाकी जो इतिहासकार है, बैहाकी जो इतिहासकार है गजनवी के दरबार में रहता था, उसको एक उपाधि दिया गया है लेनपुल के द्वारा। लेनपुल ने इसे पूर्वी पैपियस, ध्यान रखिएगा, लेनपुल ने बैहाकी को पूर्वी पैपियस बोला है। ये इतना पॉइंट हुआ, आप समझ गए। ठीक, आगे देखिए, इसे देखिए पूरा मध्यकालीन भारत में जितनी भी पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें से प्रमुख जो है, जिससे प्रश्न मतलब बहुत बार पूछा है, 2 ही पुस्तक है, चचनामा और दूसरा तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तो इसको जितने भी चचनामा और किताबुल हिंद या तहकीक हिंद से प्रश्न बनते हैं, आप उसको मतलब कंठस्थ कर लीजिएगा, इसलिए कि चचनामा और तहकीक हिंद, किताबुल हिंद से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो बार बार रिपीट करता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा चचनामा ही है। इसको देखिए चचनामा जो है, तो सबसे पहले ये देखिए कि पहला प्रश्न चचनामा से बनता है कि चचनामा का राइटर कौन है। चचनामा का राइटर कौन है? तो इसमें ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि चचनामा का राइटर जो है नहीं मालूम है। चचनामा
का जो राइटर है वो अज्ञात है, अभी तक नहीं मालूम चला है कि चचनामा को लिखा कौन है, लेकिन किस भाषा में लिखा था ये मालूम है कि वो चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया था, लेकिन चचनामा का ओरिजिनल राइटर नहीं मालूम है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद करने वाला चचनामा का मालूम है कि फारसी अनुवाद कौन किया। तो देखिए, फारसी अनुवाद चचनामा का जो है अबू बकर कुफी ने किया। चचनामा का फारसी अनुवाद अबू बकर कुफी ने किया था नसीरुद्दीन कुबाचा के समय। प्रश्न बन गया भैया यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि चचनामा जो है, चचनामा का फारसी अनुवाद अबू बकर कुफी ने किसके समय में किया था? तो नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में किया था। ठीक, अब ये तो हो गया राइटर के बारे में। ओरिजिनल राइटर चचनामा का नहीं मालूम, लेकिन इसका फारसी अनुवाद जो है अबू बकर कुफी ने किया था। अबू बकर कुफी का पूरा नाम जो है मोहम्मद अली अबू बकर कुफी है। ठीक, उतना तो सही है, लेकिन आगे प्रश्न बनता है कि चचनामा में वर्णन क्या मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि चचनामा जो है, चचनामा एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से हम लोगों को अरबों के सिंध अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। अरबों का जो सिंध अभियान है, खास करके मोहम्मद बिन कासिम का सफल अभियान सिंध विजय का, उसकी जानकारी हमें चचनामा से ही मिलती है। ये यहाँ पे प्रश्न बनता है और पूछता भी है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध विजय का अभियान है, किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है? तो आप याद रखिएगा, चचनामा से मिलती है। अब दूसरा बात ये कि चचनामा में ये भी वर्णित है, चचनामा का जो राइटर है ये भी लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध विजय करके वापस अरब गया, तो वहां का उस समय का खलीफा जो था, खलीफा वाहिद, उस समय का जो खलीफा था, खलीफा वाहिद, उसने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सजा दे दी। मृत्युदंड की सजा दे दी। यानी चचनामा से जितने भी प्रश्न बने आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। चचनामा का ओरिजिनल राइटर नहीं मालूम, अज्ञात है, लेकिन भाषा मालूम है, अरबी में लिखा गया था। फारसी में अनुवाद किया था अबू बकर कुफी। किसके समय? नसरुद्दीन कुबाचा के समय। जानकारी क्या मिलती है? मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय का अभियान जो है, सिंध अभियान है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी पुस्तक में वर्णित है कि खलीफा वाहिद द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया गया था जब वो सिंध से वापस गया था। नेक्स्ट हम लोगों का जो पुस्तक है वह है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद को किताबुल हिंद बोला जाता है। तहकीक ए हिंद को किताबुल हिंद भी बोला जाता है। इसका लेखक जो है अलबर्नी है। तहकीक ए हिंद का लेखक अलबर्नी, अरबी भाषा में लिखा गया है पुस्तक भी, अरबी भाषा में लिखा गया तहकीक ए हिंद, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया और हिंदी रजनीकांत शर्मा। ठीक, मैंने क्या बोला, यहां से जितने भी प्रश्न बने हम लोगों का तहकीक ए हिंद से, पहला तहकीक ए हिंद को किताबुल हिंद भी बोला जाता है। इसका ओरिजिनल राइटर जो है अलबर्नी है। किस भाषा में लिखा है? अरबी में लिखा है। क्लियर है? अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो सचाऊ ने किया है। और हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा ने किया है। अब नेक्स्ट इसके विषय वस्तु से जितने भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि देखिए इसको अलबर्नी ने लिखा है। अलबर्नी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त इतिहास से समझ लेते हैं कि अलबर्नी जी है महमूद गजनवी के साथ में 1017 ईस्वी में भारत आया। ठीक, 1030 ईस्वी तक रहा था। इन 13 वर्षों में वो भारत का दर्शन है, भारत के जितने भी पुराण वगैरह है सबका अध्ययन किया था और भारत के समाज के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया था अलबर्नी ने। इस वजह से उसका ये पुस्तक जो है तहकीक ए हिंद, इसमें वो पूर्णतः उस समय का 1017 से 30 जब तक वो रहा भारत में, उस समय का समाज जो है, समाज का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। ठीक, क्यों किया है? क्योंकि वो रह के समाज के बारे में अध्ययन ही कर रहा था, जितना भी पुराण वगैरह जो है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अलबर्नी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान हमारा जो था अलबर्नी था। ये चचनामा और तहकीक ए हिंद, इसका जितना भी प्रश्न इनसे बनते हैं आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसलिए ये पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद हम अगले पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, वो हमारा है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। ठीक, ताज उल मासिर जो है हसन निजामी द्वारा लिखा गया पुस्तक। किसके द्वारा लिखा गया?
हसन निजामी द्वारा लिखा गया पुस्तक ताज उल मसीर। इसमें जो अगर भाषा का बात किया जाए, इसमें ताज उल मसीर, आप ध्यान रखिएगा, ये इसके अगर भाषा की बात किया जाए तो ये तो मुख्यतः है अरबी में, मुख्यतः इसका भाषा है अरबी में, लेकिन इसमें कहीं कहीं फारसी का प्रयोग किया गया है। इस वजह से इसको अरबी और फारसी का मिश्रण भी बोला जाता है। किसको? ताजुल मसीर को। ठीक, इससे प्रश्न बना ताजुल मसीर से। इसके लेखक कौन है? हसन निजामी। ताजुल मसीर का हसन निजामी, भाषा अरबी फारसी का मिश्रण है। दूसरा नंबर इसमें पूछता है कि ताज उल मसीर जो है, इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद किया था इलियट और डाउसन ने। इलियट और डाउसन ने ताज उल मसीर का किया था। एक बनता है कि इसकी शैली क्या है, लिखने की शैली, तो याद रखिएगा ये काव्य और गद्य, यानी गद्य और पद्य जो होता है दोनों में लिखा गया था ताज उल मसीर को। ठीक, यानी कविता भी था और ये क्या बोला जाता है, कहानी भी था। क्लियर? ताज उल मसीर को हसन निजामी ने लिखा था। ठीक, अरबी और फारसी भाषा का मिश्रण है। अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया था। शैली काव्य प्लस गद्य दोनों है। और इसमें है क्या, तो चूंकि हसन निजामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था, इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक का वर्णन है। कहीं कहीं इसमें गौरी और इल्तुतमिश का वर्णन है। देखिए ये है, क्लियर है। दो पुस्तकें हैं, तबकात नासिरी और तारीख फिरोज शाही। इन दोनों में यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तबकात नासिरी जो है मिन्हाज सिराज द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मिन्हाज सिराज के द्वारा लिखा गया। और तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। दोनों अलग अलग राइटर है, लेकिन समझना क्या है कि तबकात नासिरी में मिन्हाज सिराज ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी के विजय अभियान से लेकर बलबन तक लिखा। कहां तक लिखा? बलबन तक। और जहां पर दिल्ली सल्तनत का वो इतिहास लिखना बंद किया, वहीं से यानी बलबन जैसे शासक बना, राज्यारोहण हुआ, वहां से आगे लिखना स्टार्ट किया जियाउद्दीन बर्नी ने। इस वजह से इतिहासकार बोलते हैं कि ये तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है, इसका अगला भाग, नेक्स्ट पार्ट है। यानी तारीख फिरोज शाही जो है तबकात नासिरी का नेक्स्ट पार्ट है। इतना समझना है इसमें। लेकिन इसमें आगे अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि तबकात नासिरी जो है फारसी में लिखा है। समझ गए? किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हाज सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसमें क्या है मिन्हाज सिराज में, इसमें तबकात नासिरी में सबसे पहले ये नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नसरुद्दीन महमूद जो है कौन है भैया? तो नसरुद्दीन महमूद जो है, नसरुद्दीन महमूद जो है गुलाम वंश का शासक रहता है। ये इल्तुतमिश का पौत्र और बलबन का दामाद रहता है। इसमें क्या है? तबकात नासिरी में गौरी का विजय और सल्तनत काल का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। ठीक, मैंने आपको बताया कि तबकात नासिरी का अगला भाग तारीख फिरोज शाही है। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। और बर्नी ने इसमें कहां से लिखना प्रारंभ किया है? जहां से मिन्हाज सिराज ने छोड़ दिया है। यानी बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक, बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक इतिहास मिलता है तारीख फिरोज शाही में, जो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। इसमें भी आप देख लीजिए कि तारीख फिरोज शाही जो है, इसका भी अंग्रेजी अनुवाद जो है इलियट और डाउसन ने ही किया है। इलियट और डाउसन ने ही अंग्रेजी अनुवाद किया है तारीख फिरोज शाही का। इसमें तारीख फिरोज शाही में दो प्रश्न पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है। देखिए, एक शासक होता है तुगलक वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। उसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु बोला गया। आप बहुत पढ़े होंगे कि रक्त पिपासु किसको बोला गया शासक? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया। ठीक है, लेकिन किस पुस्तक में बोला गया है? तो यही है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही जो है, जियाउद्दीन बर्नी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु दोनों बोला है। ठीक, क्लियर है? इसमें जो है, चूंकि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में ये ख्याति है कि जियाउद्दीन बर्नी एक जो था टैक्स ऑफिसर था। जियाउद्दीन बर्नी जो वित्तीय अधिकारी था। इस वजह से उसने उस समय के वित्तीय लेन देन के बारे में काफी जानकारी अपने पुस्तक में दी है। तो यहाँ से जो है वित्तीय जानकारी, वित्तीय लेन देन के लिए सबसे प्रसिद्ध मध्यकालीन भारत में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली। और इसका सबसे पुख्ता सबूत और जानकारी मिलता है इसी पुस्तक में, तारीख फिरोज शाही में। तो इतना प्रश्न जो है हम लोगों का बनता है इन क्या बोला था 6 पुस्तकों से।
ठीक, ये जितने भी पुस्तक हैं, तारीख यामिनी, तारीख मसूदी, चचनामा, किताबुल हिंद, ताजुल मसीर, तबकात नासरी, तारीख फिरोजशाही, ये 7 पुस्तकें हैं। इनसे इतनी जानकारी मिलती है। ये चूंकि जितनी भी पुस्तकें हैं वो बहुत लंबी हो जाएंगी, इस वजह से जो है हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक।